आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स जो टर्म है इनमें एक बेसिक कंपैरिजन सिखा देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो बच्चों, जो वायरस होते हैं उनमें ऐसे एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो वायरोइड होते हैं उनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और जो प्रियॉन्स होते हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये वायरस है, ये वायरोइड है, ये प्रियॉन्स है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक वायरस को मैं बाहर से देखूं और एक प्रियॉन्स को मैं बाहर से देखूं तो दोनों का साइज तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा। तो वायरस और प्रियॉन्स जो होते हैं उनका साइज सिमिलर होता है। लेकिन अगर मैं वायरोइड को व्यू करूं तो वायरस और प्रियॉन्स के कंपैरिजन में वायरोइड का जो साइज है वो स्मॉल है। एक बेसिक कंपैरिजन तो ये समझ में आ गया। वायरस जो होता है उसमें आउटर प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन एक वायरस में एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वायरोइड जो है उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और जो प्रियॉन्स होते हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये तीनों ही एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब इनमें मिनिमम 1 सेल भी नहीं देखने को मिलती है। 1969 में आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तब उन्होंने वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स जो हैं उनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा था, क्योंकि ये तीनों के तीनों एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें मिनिमम 1 सेल भी नहीं देखने को मिलती है। और हमने पढ़ रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो कि उसमें मिनिमम एक सेल प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बेसिक कंपैरिजन मैंने सिखा दिया है। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन्स एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरोइड एंड प्रियॉन्स। विटेकर ने जो 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने ना तो लाइकेन्स को मेंशन किया था। लाइकेन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसमें या तो एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा साथ में होता है फंगी। इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब इसको भी बेनिफिट होगा और इसको बेनिफिट होगा। तो विटेकर ने ना तो लाइकेन्स को कहीं भी मेंशन किया था 5 किंगडम में और ना ही उन्होंने एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स को कहीं भी मेंशन किया था। These are briefly introduced here. ये जो टर्म्स है वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकेन्स, इनको यहाँ पर समझा रखा है। All of us, हम में से सभी, who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it विद आवर कंडीशन। हम में से सभी जो हैं उन्होंने कभी ना कभी कॉमन कोल्ड के जो इल इफेक्ट्स हैं उनको हमने सफर किया होगा। ठीक है, और इससे हमें देखने को मिलता है कि वायरस का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा ये जो डिजीज है वो वायरस से ट्रांसमिट होती है। Viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. वायरस को क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं दी गई क्योंकि इनको ट्रू लिविंग जो है वो नहीं माना जाता है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको बोला जाता है जिनके पास में सेल स्ट्रक्चर होती है, या तो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो। द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेज जो हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनमें मिनिमम एक सेल भी नहीं देखने को मिलती है। that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. ये जो वायरस होते हैं ना, ये अपनी कॉपीज, अपने नंबर्स कैसे बढ़ाते हैं, जब किसी लिविंग की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उसकी मशीनरी का यूज करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर किसी लिविंग की बॉडी के बाहर हैं तो ये इनर्ट, मतलब इनएक्टिव फॉर्मेट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, अपने लेवल पे ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे दो डायग्राम दे रखे हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये टोबैको मोजेक वायरस का है। ये जो सेकंड डायग्राम है एक बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज टर्म को आप समझो, वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे कुछ लेबलिंग दे रखी है, ये लेबलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार डायग्राम दे करके उसकी लेबलिंग को जो है वो पूछ लिया जाता है। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, वायरस जब किसी सेल को एक बार इन्फेक्ट करते हैं, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves.
किलिंग द होस्ट। एक बार वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया तो वायरस क्या करता है, उस होस्ट सेल की मशीनरी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। मतलब उसकी मशीनरी का यूज करके अपने नंबर्स को बढ़ाएगा और बाद में जो है वो इतने नंबर्स बढ़ा लेता है कि जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? आप वायरस को क्या बोलोगे, लिविंग बोलोगे या फिर नॉन लिविंग बोलोगे? देखो, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। अब ये वायरस टर्म किसने दी, वायरस की कैसे डिस्कवरी हुई, किस किस साइंटिस्ट ने जो है वो क्या क्या अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो सारी बातें यहाँ पर बता रखी है। वायरस मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है वीनम, वीनम का मतलब होता है पॉइजन या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डिमित्री इवानोव्स्की recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco। 1892 की बात है, डिमित्री इवानोव्स्की नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने एक डिजीज होती है टोबैको में, मोजेक डिजीज, तो उन्होंने देखा कि नॉर्मली पहले माना जाता था कि ये डिजीज जो है वो बैक्टीरिया कोज कर रहे हैं। डिमित्री इवानोव्स्की ने ये नहीं बोला कि वायरस कोज कर रहे हैं डिजीज, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो ये डिजीज कोज कर रहा है वो बैक्टीरिया तो नहीं है, मतलब कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो है ये डिजीज कोज करता है टोबैको में। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिज्म जो टोबैको मोजेक डिजीज कोज कर रहा था वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्मॉलर था, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। वो फिल्टर जिसे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, उस फिल्टर से ये ऑर्गेनिज्म पास हो पा रहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये वायरस है, बस उन्होंने ऐसी बताई थी कि डिजीज जो होती है ना, ये भाई आप बोल रहे हो कि बैक्टीरिया कर रहा है, बैक्टीरिया नहीं कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ऑर्गेनिज्म जो है वो पास हो पा रहा है। M.W. Bizarnik demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivium fluidum, infectious living fluid। 1898 की बात है, एमडब्ल्यू बीजरनिक नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया, एक टोबैको का प्लांट जो इन्फेक्टेड था इस डिजीज से, उसका लिक्विड निकाला और उस लिक्विड को किसी टोबैको के किसी हेल्दी प्लांट में इंसर्ट कर दिया। और जब इंसर्ट किया तो उन्होंने ये देखा कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तब उन्होंने इस न्यू पैथोजन को, जो ये माइक्रोब या डिजीज कोज कर रहा था ना, उसको उन्होंने वायरस नाम दिया और बोला कि ये जो फ्लूइड है ना वो कंटेजियम विवियम फ्लूइडम है। कंटेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, विवियम का मतलब लिविंग और फ्लूइडम का मतलब फ्लूइड। W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। 1935 में W.M. स्टैनले नाम के साइंटिस्ट जो हुए, उन्होंने बताया वायरस जो हैं वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं और इनके जो क्रिस्टल मिलते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनर्ट, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जब वायरस अपनी होस्ट सेल, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, उसके बाहर रहते हैं, मतलब एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, वो अपने लेवल पे अपने आप को रेप्लिकेट, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उनको कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए, तभी वो अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस जो होते हैं उनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, लेकिन एक वायरस में दोनों नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी वायरस जो है वो दोनों जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं रखता है। ए वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियो प्रोटीन समझ गए, न्यूक्लियो मतलब जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन की कवरिंग, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना वो इन्फेक्शियस होता है। मतलब जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड करता है वायरस, तो उस सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल ही एंटर करवाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है वायरस में। In general, viruses that infect plants have single stranded RNA।
ज्यादातर क्या होता है, वो वायरस जो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और वो वायरस जो किसी एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड समझ रहे हो? सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब सिंगल, और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब दो इस तरीके से स्ट्रैंड होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस में जो है जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। जो वायरस में जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड जो है वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर के बना होता है जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये जो कैप्सिड होता है प्रोटीन की कवरिंग, ये जेनेटिक मटेरियल के लिए टर्म यूज की जाती है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों को मिलाकर के बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड, उसको प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं, जो कैप्सिड की स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, ये कैप्सोमियर्स दो तरीके से अरेंज हो सकती है, या तो हेलिकल के फॉर्मेट में या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्मेट में। वायरसेस कोज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस जो हैं वो कुछ डिजीज कोज करते हैं जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कोज्ड बाय ए वायरस। एड्स जो एचआईवी वायरस से होता है, और जब एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया और कंप्लीट जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए तो उस डिजीज को बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, जब बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाए तो उसको बोला जाता है सिंड्रोम। तो वायरस की वजह से ही एड्स देखने को मिलता है ह्यूमन में। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो कैसे पता चले कि वायरस से इन्फेक्टेड है? तो ये सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिले, मोजेक फॉर्मेशन मतलब ऐसी इस तरीके से, ऐसे मान लो कोई लीफ है, उसमें ग्रीन कलर की लीफ है और जगह जगह ऐसे व्हाइट कलर के ऐसे मोजेक बन जाए। लीफ रोलिंग, लीफ जो है वो रोल कर जाए या फिर कर्ल कर जाए। ठीक है, और येलोइंग या फिर पीले कलर की हो जाए लीफ, और वेन जो होती है ना लीफ में, वेन जो होती है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। जब वेन क्लियर हो जाएगी मतलब आप ये समझ लो वेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। मतलब ना तो फूड का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है और ना ही जो है वो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। ड्वार्फिंग, और जब ये सारी चीजें होंगी, लीफ जो है वो येलो हो जाएगी, ना फोटोसिंथेसिस होगा मतलब फूड बनेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगी? प्लांट की ग्रोथ जो है वो छोटी रह जाएगी, प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं उस प्लांट में देखने को मिलते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट टर्म है वायरोइड। इन 1971 टी.ओ. डीनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेज एंड कोज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। 1971 में एक साइंटिस्ट हुए टी.ओ. डीनर, उन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया, और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट था उसका नेम था वायरोइड, और ये वायरस के कंपैरिजन में छोटा था। और ये वायरोइड जो है वो एक डिजीज कोज करता है जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। समझ में आ गई बात? छोटा क्यों है? स्टार्टिंग में मैंने बताया जो वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरोइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो अगर कंपैरिजन करें वायरस से तो वायरस से छोटा होता है साइज में। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए। वायरोइड जो है उसमें सिर्फ फ्री आरएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, और यही जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिजीज कोज कर देता है। इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेज। वायरस में प्रोटीन की कवरिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की चारों तरफ, वायरोइड में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको वायरोइड बोला गया है।
Hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. वायरोइड का जो जेनेटिक मटेरियल है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। लो मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है? देखो, आरएनए कैसे बनता है, तो सबसे बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। अगर मोलिकुलर वेट कम है तो मतलब न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो है वो कम देखने को मिलता होगा, जिसकी वजह से मोलिकुलर वेट जो है वो वायरोइड का कम होता है। नेक्स्ट टर्म है प्रियोन्स। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. Modern medicine में देखा गया कि बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो हैं वो एक एजेंट के थ्रू कोज होती हैं, और ये एजेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जो एबनॉर्मली फोल्डेड होती है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है ना, इसका साइज वायरस के बराबर होता है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, वायरस में प्रोटीन की कवरिंग, अंदर जेनेटिक मटेरियल। प्रियोन में सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग, अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं। तो दोनों को बाहर से देखेंगे तो दोनों का साइज क्या है? बराबर है। दीज एजेंट्स वर कोल्ड प्रियोन्स। इन एजेंट्स को बोला गया प्रियोन्स। अब इसकी वजह से क्या क्या डिजीज होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैटल्स होते हैं उनमें जो डिजीज कोज करता है उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज, और इसी का दूसरा नाम होता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और इसी का एनालोगस वेरिएंट, मतलब मैड काउ डिजीज में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कैटल में, वैसे ही सिम्टम्स ह्यूमन में देखने को मिलते हैं एक डिजीज में, और डिजीज का नेम है क्रूड्सफेल्ट जैकब डिजीज। ठीक है, ये ह्यूमंस में होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये मैड काउ डिजीज का एनालोगस वेरिएंट है। नेक्स्ट टर्म है लाइकेन्स। Lichens are symbiotic associations, that means mutually useful association between algae and fungi. इसमें algae भी हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म, या फिर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, और दूसरी तरफ होगा फंगी। इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। The algal component is known as phycobiont and fungal component as mycobiont. जो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट, क्योंकि फंगी की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी और एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फंगी क्या करता है? एल्गी को रहने की जगह देता है, मतलब शेल्टर देता है। और दूसरा फंगी का काम होता है एब्जॉर्ब करना। फंगी जो है वो वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। बदले में एल्गी जो है वाटर मिनरल्स इनका यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, और इस फंगी को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों को बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई दूर से देखे तो एल्गी और फंगी का ये जो रिलेशन होता है लाइकेन, इसमें लगता ही नहीं है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इतने अच्छे से ये पास पास रहते हैं। और लाइकेन जो है वो पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी जगह पे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उस जगह पे अगर पहले लाइकेन प्रेजेंट थे तो वो उस जगह पे ग्रो नहीं करेंगे, वहां पर लाइकेन्स की संख्या या तो रिमूव हो जाएंगे या फिर उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायोंट, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। जो फाइकोबायोंट कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेटेरोट्रोपिक होता है, मतलब खाना खुद नहीं बनाता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। एल्गी जो है वो खाना बनाता है फंगी के लिए, और फंगी जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एक तो एल्गी को, और दूसरा मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अपने पार्टनर के लिए एब्जॉर्ब करता है। ये जो इनका बीच का जो रिलेशन है ना, ये एसोसिएशन काफी ज्यादा क्लोज है। अगर आप एक लाइकोइन को देखोगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसमें टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है एक साथ में। लाइकेन्स जो हैं वो पोल्यूशन के वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं, सिर्फ गुड ही नहीं होते, वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं, और पोल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो नहीं करते हैं। तो ये हमने वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स और लाइकेन्स टर्म को अच्छे से क्लियर कर लिया है। ओके, थैंक यू।